हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह के दिनों का मूल्यांकन करें। जनवरी 1939 ईस्वी में झारखंड के पृथकतावादी आंदोलन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपने नए एवं सर्वोच्च नेता मारंग गोम के जयपाल सिंह के नेतृत्व में असाधारण प्रगति की। 1939 ईस्वी में जब बाबू जयपाल सिंह बीकानेर राज्य के मंत्री थे तो पटना जाते हुए वे रांची आए थे। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेताओं ने उनसे आग्रह किया कि वे महासभा की बैठक का सभापतित्व करें। यह बैठक मार्च महीने में हिंदपीढ़ी में हुई और बाबू जयपाल सिंह ने झारखंड के लोगों को अपनी सेवा अर्पित करने का वचन दिया। वे महासभा के नेता बने और बाद में इसके अध्यक्ष हो गए। जयपाल सिंह के नेतृत्व में 1939 ईस्वी के जिला बोर्ड चुनावों में महासभा ने सिंघू की 22 में 22 तथा रांची की 25 में 16 सीटें जीत ली। इस खुशी में जूलियस टिग्गा ने नीली रंगभूमि से तथा बिहारी बंदरनाथों शीर्षक 2 लेख आदिवासी में छपवाए। झारखंड में अपनी घटती साख के कारण कांग्रेस की कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए जयपाल सिंह से ठोस सुझाव मांगे। जयपाल सिंह ने महासभा की अभिस्तुति पर एक आदिवासी मंत्री तथा एक संसदीय सचिव की नियुक्ति जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को प्रशासन, संसद और सेवाओं में स्थान देने, रांची में एक डिग्री कॉलेज खोलने और विभिन्न समितियों एवं बोर्डों में आदिवासियों के मनोनयन की मांग की। उन्होंने कहा कि वे भी पूर्ण स्वराज के पक्षधर और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक थे। ये छोटा नागपुर संथाल परगना का एक कांग्रेसी प्रांत के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने अपने आंदोलन को पूर्णतः प्रजातांत्रिक बताते हुए जनजातियों के लिए राष्ट्रीय जीवन में सम्मानपूर्ण स्थान की मांग की। 5 जुलाई 1939 ईस्वी को महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिला, किंतु डॉक्टर सिंह ने जयपाल सिंह की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की प्रेरणा से गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की। उसी समय ठेबले उरांव के नेतृत्व में सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भी पृथकतावादी आंदोलन को कमजोर करना था। निराश आदिवासियों को द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का समर्थन करना पड़ा। दिसंबर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए। उन्होंने भी छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग को ठुकरा कर जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने को कहा। अतः बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर आदिवासियों को प्रसन्नता ही नहीं हुई। मार्च 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस में भी पृथक प्रांत की मांग की उपेक्षा की गई। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर कर कांग्रेस ने ईसाई तथा गैर ईसाई आदिवासियों के बीच विभेद पैदा करने का असफल प्रयास भी किया। यह प्रचार भी किया गया कि मुस्लिम लीग ने पृथक आशासित स्थान की परिकल्पना के साथ साथ महासभा को 1 लाख रुपए भी दिए। जयपाल सिंह, जो आदिवासियों के महान नेता मारंग गोम के कहे जाते थे, खूंटी के एक छोटे गांव में 3 फरवरी 1903 ईस्वी को उत्पन्न हुए थे। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। जब वे संत पॉल स्कूल रांची की 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय के बिशप ने उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया। बिशप को आशा यही कि जयपाल सिंह झारखंड का प्रथम जनजातीय बिशप बनेगा। जयपाल सिंह का उपनाम था सिंह अर्थात सूर्य, लेकिन इंग्लैंड में न जाने कैसे सिंह में बदल गया और जयपाल सिंह के जगह पर जयपाल सिंह हो गए। ब्रिटिश पादरी कैनन कासग्रेव की देखरेख में इंग्लैंड में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। जल्दी ही उन्हें विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के ब्लू दल में शामिल कर लिया गया। 1928 ईस्वी के आर्मस्ट्रांग ओलंपिक में इन्हें भारतीय हॉकी दल का नेतृत्व सौंपा गया। यह वही दल था जिसमें ध्यानचंद जैसा हॉकी का जादूगर भी
खेल रहा था। इंग्लैंड में ही जयपाल सिंह ने एक बंगला भाषा भाषी लड़की से विवाह किया, जो संभवतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी की पोती थी। रांची के इस आदिवासी युवक और इंग्लैंड में उत्पन्न और पाली गई आकर्षक बंगाली युवती का विवाह उस समय सचमुच की बात रही होगी, लेकिन यह विवाह बहुत सफल रहा और इस विवाह से जयपाल सिंह के 3 बच्चे हुए। लेकिन यह जब तक जयपाल सिंह ने भारत आश्रय लौटने का निर्णय लिया, यह विवाह फीका पड़ चुका था। पति पत्नी में तलाक हो गया। उस समय तक जयपाल सिंह ने यह भी निर्णय ले लिया था कि वे पादरी नहीं बनेंगे। वे शिक्षक बनकर घाना चले गए। भारत लौटने पर बर्मा सेल की नौकरी कर ली और कलकत्ता में पदस्थापित हुए। कलकत्ता की लाग मैचों में वे मोहन बगान की ओर से खेलते रहे। इसके बाद वे राजकुमार कॉलेज जयपुर के प्राचार्य बने। अंततः उन्होंने बीकानेर रियासत की नौकरी कर ली। वहाँ उपनिवेशिक मंत्री के रूप में बीकानेर से बाहर और खासकर अफ्रीका जाने वाले लोगों का मामला निपटाना इनका काम था। इसी समय जब वे रांची आए थे तो उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। जयपाल सिंह के आदिवासी महासभा में आ जाने से महासभा की तीव्र प्रगति हुई। लगभग इसी समय अर्थात 1939 ईस्वी में झारखंड के गैर आदिमियों ने झारखंड अलग राज्य की मांग उठाने के लिए डाल्टनगंज में अपना संगठन तैयार किया। आदिवासी महासभा के सामने एक समस्या थी। झारखंड विरोधी तत्व शुरू से ही सक्रिय थे। कांग्रेस के बड़े नेता आदिवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के नाम पर उन्हें पृथक झारखंड की मांग से अलग करना चाहते थे। यह काम बाबू निवारन दास गुप्ता तथा क्षितिज चंद्र बसु जैसे लोगों को सौंपा गया था। ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध करने के लिए इन्हें जनधन की सहायता भी दी जा रही थी। अतः झारखंड के सदानों को भी साथ लेकर चलना आवश्यक हो गया था। जस्टिस रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कर इसके द्वार आदिवासी तथा गैर आदिवासी दोनों के लिए खोल दिए। थोड़ी हिचक के बाद जयपाल सिंह ने भी इस प्रयोग को स्वीकार कर लिया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद 1950 ईस्वी में महासभा के जमशेदपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि गैर आदिवासी भी महासभा के सदस्य बन सकते थे। गैर आदिवासियों को संतुष्ट करने के लिए महासभा ने आदिवासी शब्द को अपने नाम से हटा दिया। वस्तुतः नए सिरे से शुरुआत की गई और महासभा का नाम झारखंड पार्टी रखा गया। 1950 ईस्वी के बाद यह पार्टी पूर्ण रूप में राजनीतिक पार्टी के रूप में काम करने लगी। यह पार्टी बहुत जल्दी ही जयपाल सिंह के नेतृत्व में विख्यात हो गई। बाबू जयपाल सिंह चमत्कारी नेता थे और जहाँ कहीं भी जाते थे उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जमा होती थी। 4 दिन चलकर रसद पानी और जलावन के साथ आदिवासी दूर से रांची केवल उनका भाषण सुनने आते थे और सभा खत्म होने पर उतनी ही शांतिपूर्वक लौट जाते थे जिस शांति के साथ सभा में सम्मिलित होने के लिए वे आते थे। 1986 ईस्वी के संसदीय चुनाव में महासभा ने छोटा नागपुर संथाल परगना से अपने उम्मीदवार खड़े किए। झारखंड अलग प्रांत चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना। चुनाव प्रचार के क्रम में गोलीबारी में रांची के निकट टपकरा में 3 आदिवासी मारे गए। महासभा को केवल 3 तथा कैथोलिक सभा को 1 सीट पर सफलता मिली। इसमें जयपाल सिंह चुनाव क्षेत्र खूंटी में वयोवृद्ध डॉक्टर मिश्रा से हारे गए। ये डॉक्टर मिश्रा परवर्ती नेता प्रतुल मिश्र के पिता थे। जयपाल सिंह को संभवतः बड़ी निराशा हुई और चाय बागान के मालिक के रूप में इन्होंने आसाम जाने का निर्णय लिया। उनके कई मित्र आसाम में थे जो उन्हें अक्सर बुलाते रहते थे। जयपाल सिंह का कहना था, मेरे अपने लोगों ने ही मेरे जन्मस्थान में ही मुझे अस्वीकृत कर दिया है। यहाँ और टिके रहने में क्या लाभ है। लेकिन अपने लोगों के समझाने बुझाने पर जयपाल सिंह रह गए। देश के स्वतंत्र होने पर देखा गया कि 3 MLA लोगों के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य बन सकते थे। यह व्यवस्था की गई और जब संविधान सभा को अस्थायी लोकसभा का रूप दिया गया तो वे भारत के प्रथम स्वतंत्र पार्लियामेंट के सदस्य बन गए। अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपनी सदस्यता बनाए रखी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने जनजातियों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। संविधान सभा द्वारा भी ढक्कर कमेटी जब सितंबर 1947 ईस्वी में छोटा नागपुर आई तब महासभा ने पृथक झारखंड प्रांत की मांग की। झारखंड पार्टी के नेता बाबू जयपाल सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट के सदस्य तो हो गए थे और अपने संपूर्ण जीवन काल में लोकसभा के सदस्य बने रहे,
किंतु उनका राजनीतिक और पारिवारिक जीवन दोनों ही संकट में बना रहा। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी सिंहल ईसाई जहानारा थी। जहानारा के पिता ICS के सदस्य रह चुके थे और जयपाल सिंह से उनकी मुलाकात दिल्ली के किसी क्लब में कॉकटेल पार्टी में हुई थी। उन दोनों का विवाह काफ़ी सफल रहा, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में दोनों के विचार अलग अलग थे। बाबू जयपाल सिंह ईश्वर द्वारा राजनीति के लिए नहीं बनाए गए थे। वे एक सीधे साधे सा हृदय व्यक्ति थे जिसमें शायद आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी थी। सबसे बड़ी बात कि राजनीति से अधिक जीवन में उन्हें कुछ इन वस्तुओं का चस्का था और कभी कभी उनमें तुनका मिजाजी भी देखने को मिलती थी। कांग्रेस की राजनीति में उन्हें अविश्वास था, लेकिन जहानारा कांग्रेस में घुल मिल गई थी। वह महत्वाकांक्षी थी और मंत्री बनना चाहती थी। वस्तुतः उन्हें दिल्ली में राज्यमंत्री का पद मिला भी। संभवतः 1963 ईस्वी झारखंड पार्टी के कांग्रेस पार्टी में विलयन में जहानारा जयपाल सिंह का काफ़ी बड़ा हाथ था, लेकिन इस विलयन के बाद ही जयपाल सिंह अत्यंत निराश हो गए। वे कहा करते थे कि कांग्रेस को वे छोड़ना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ पाते थे कि शायद उन्हें कांग्रेस के साथ साथ अपनी दूसरी बीवी जहानारा को भी छोड़ना पड़ता और वे जीवन में दूसरी बार तलाक लेना नहीं चाहते थे। जयपाल सिंह के आखिरी दिन दुश्चिंताओं में बीती। दिल्ली के अपने आखिरी जाड़े में वे अपनी कीमती किताबों को आग में झोंक कर तापते रहे। इसका मतलब था कि जीवन के प्रति उनमें कोई रुचि नहीं रह गई थी। 23 मार्च 1970 ईस्वी में बाबू जयपाल सिंह का निधन हुआ और एक खास हवाई जहाज उनके शव को लेकर दिल्ली से रांची आया। मोटरों की एक लंबी कतार के साथ उनका शव खूंटी वाले उनके गांव में पहुंचा। दिल्ली, पटना और रांची से जो नेता लोग उनके शव के साथ उनके गांव पहुंचे थे, वे उनका घर देखकर हैरान रह गए। घर में दरवाजे थे ही नहीं, भीतर आने जाने के लिए केवल बड़े छेद थे। लोगों को आश्चर्य होता था कि वह वही जगह थी जहां बाद में अस्कोल ढालने वाले जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। इस अर्थ में बाबू जयपाल सिंह आज के नेताओं की तरह नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया था और उनके परिवार का कोई आदमी ईसाई नहीं बना था। उनके परिवार के लोग किसानों के किसान और गरीबों के गरीब बने रहे। वस्तुतः उनकी अंत्येष्टि भी दूसरे लोगों ने ही पैसा जमा कर ही की थी। उनकी अंत्येष्टि ईसाई और आदिवासी दोनों ही विधियों से हुई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।